नमस्कार, मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी। फिलहाल मंडी आदमपुर के अंदर मौजूद हूं और साहब आपको बताना चाहूंगा, मंडी आदमपुर की बात करूं तो आदमपुर में बहुत बड़ी खुशखबरी आई है और सदलपुर गांव की बात करूं, राजनीति में हमेशा आगे रहता है, मगर अभी बात करूं शिक्षा की और अधिकारियों की, उसमें भी सबसे आगे दिखाई दे रहा है। यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करते हैं और 652वीं रैंक लेकर अपने सदलपुर के साथ साथ आदमपुर का नाम रोशन करते हैं और अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अपना परिचय दें एक बार। मेरा नाम आशीष बिश्नोई है। मैं सदलपुर गांव से संबंध रखता हूं और मेरी स्कूली शिक्षा यहीं गांव के स्कूल से और फिर आदमपुर में विश्वास स्कूल से हुई। उसके बाद एनआईटी कुरुक्षेत्र से मैंने बीटेक किया और सिविल सर्विस का मेरा 4th अटेम्प्ट था और 3rd इंटरव्यू था। करंटली मैं पहले से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में अंडर ट्रेनी हूँ और इस साल मेरी 652वीं रैंक सिविल सर्विस में आई है। पिछली बार भी आपने एक यही एग्जाम दिया था, आपकी रैंक आई, आपको जॉब भी मिल गई थी, आपकी जॉब सिक्योर थी। अब की बार फिर से आपने ट्राई किया और अब की बार फिर से 652वीं रैंक आप लेकर आए हैं, तो आगे का क्या कुछ लक्ष्य रहता है और किस तरीके से आपको मित्र आगे मिलते गए और आपका लक्ष्य बढ़ता जा रहा है? जैसे तैयारी स्टार्ट करते हैं तो शुरू में तो इतने मित्र नहीं होते, पर जैसे जैसे प्रिपरेशन बढ़ जाती है, इंटरव्यू देते हो तो उसमें दोस्त मिलते हैं उसी टाइप के कि जो तैयारी कर रहे होते हैं। तो इसमें नाम लेना चाहूँगा, जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था तो दिनेश जी हमारे साथ में हैं, तो ये उस टाइम हम दोनों साथ में इंटरव्यू दे रहे थे। इनका उस साल रिजर्व लिस्ट में डेनिप्स में हो गया था, एसीपी दिल्ली में, और उसके बाद अगले साल इनकी 150 रैंक आई। इनका करंटली आईपीएस है और अभी ट्रेनिंग इनकी स्टार्ट होने वाली है। सो जैसे जैसे तैयारी करते हैं इतने दोस्त मिलते जाते हैं उसके अंदर साथ साथ। बिल्कुल। आपसे एक सवाल रहेगा, सबसे पहले आप अपना परिचय दें और आप कहाँ से हैं, थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम दिनेश गोदर है। मैं राजस्थान के बीकानेर जिले में नगरासर गांव से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी शिक्षा जोधपुर और कोटा से कंप्लीट की। उसके बाद मैं आईआईटी गुवाहाटी से बीटेक किया। उसके बाद मैंने एक प्राइवेट जॉब की एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलोर में। उसके बाद मैं यूपी पीसीएस में अराउंड 1-1.5 साल काम किया। उसके बाद मैं डेनिप्स में 2021 में सिलेक्शन हुआ और 2022 में 150 रैंक के साथ आईपीएस अलॉट हुआ। बिल्कुल सर, आपसे एक सवाल और रहेगा। जब हम नॉर्मल शिक्षा करते हैं, हम स्कूल में रहते हैं और उसके बाद जब आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, तो उस चीज में आपके अंदर कितना का बदलाव आया, कितने के आपने उतार चढ़ाव देखी अपनी जिंदगी में? जिंदगी में मैं जॉब के साथ ही मैंने अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी। मैंने कोशिश की कि अपने उतार चढ़ाव को कम रखें। अपने जो जॉब में शुरू से लेकर अंत तक मैंने ट्राई किया एक जैसा बना रहे, तो अपनी तैयारी में खलल नहीं आता। अगर आपके जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं तो एक ये जरूर रहता है, हल्के फुल्के उतार चढ़ाव सबके आते हैं, पर जितना आप कंट्रोल कर सको उतना अच्छा है। क्योंकि अगर उतार चढ़ाव आता है तो आपकी पढ़ाई में या फिर किसी भी चीज में डिस्टर्बेंस रहता है। तो मैं कोशिश करता था मैं अपना पढ़ाई का शेड्यूल भी सेम रखूं। जॉब के साथ पढ़ रहा था तो मैं जॉब जाता, साथ में 4-5 घंटे पढ़ाई करो, ये डेली का ऑलमोस्ट सेम शेड्यूल बना के रखता था। तो जो भी उतार चढ़ाव बाकी जो पर्सनल लाइफ में रहते थे उनको एक इग्नोर करने की कोशिश करता था, ताकि अपने टारगेट पे अच्छे से फोकस हो सके। बिल्कुल। एक सवाल आपसे रहेगा, जिस तरीके से हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एक ऐसा एग्जाम है, लाखों बच्चे वहां एग्जाम देते हैं, उसके अंदर से अपनी रैंक आना और मेहनत करना। कई बार ऐसा नहीं लगता कि भाई हमने मेहनत की है, हम तो अभी आए हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, तो उनके बीच अगर आप जाते हैं, जब क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? जो लोग देख रहे हैं, दर्शक देखते हैं, भाई आज देख रहे हैं आपकी सक्सेस दिखाई दे रही है कि भाई आज ये इनकी 652वीं रैंक आ गई है और ये एक अधिकारी बन चुके हैं, भाई साहब आईपीएस बन चुके हैं, आईएएस बन चुके हैं, आपके साथ वाले बने। मगर कितना का संघर्ष रहता है साहब, कितनी की मेहनत रहती है। आज कैमरे के सामने आकर आपको लोग देख रहे हैं कि भाई एक अधिकारी बन गया, इस अधिकारी के पीछे कितनी की मेहनत रहती है, कितने दिन रात की मेहनत आपने की है? जैसे अपना मैं खुद का बताना चाहूंगा कि मेरा 4th अटेम्प्ट था और 3rd इंटरव्यू था। तो हर बार पिछले दोनों बार से ही हो रहा था कि एक बार 16 मार्क्स से फाइनल में रह गया, एक बार 4 मार्क्स से रह गया। तो इसमें स्टेज भी काफी होती है कि पहले प्रीलिम्स करो, उसके अंदर भी 7-8 लाख लोग पेपर देते हैं, उसमें से 10,000 लोग होते हैं। फिर मेंस होता है, उसमें 2,500 बचते हैं और फाइनली 800, 900 या 1000 सीटों में जितनी होती उतना होता है। तो 2 बार से हर बार रह रहा था मैं, मतलब इंटरव्यू हर बार दे रहा था। सो अप डाउन इसके अंदर पूरी जर्नी के अंदर आता है, पर कंटिन्यूटी अगर बनाए रखोगे तो 2nd नहीं 3rd अटेम्प्ट में 4th में हो जाता है, मतलब जो पढ़ने वाले कंटिन्यूस पढ़ते हैं तो। और एक ये भी है कि कई बच्चे जो लंबे समय से प्रयास करते हैं, तो क्या मानते हैं कहीं ना कहीं उनकी कमी रहती है, उनमें कुछ ना कुछ कमी रहती है। कई बार ऐसा होता है जी, उतार चढ़ाव आता है लाइफ में,
कुछ लोग छोड़ जाते हैं, बच्चे पढ़ने वाले बहुत होते हैं। तो आप जो गाँव में जो बच्चे रह रहे हैं, जो गाँव में बच्चे शिक्षा ले रहे हैं अपनी, कई बार क्या जैसे 10वीं में टॉप कर लिया, +2 में टॉप कर दिया, तो अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए या नॉर्मली करना चाहिए? प्रेशर डालने से तो कोई इतना आउटपुट कभी आने वाला है नहीं, क्योंकि प्रेशर तब बनता है जब आप मेहनत कर रहे होते हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, 4 मार्क्स रह गए, 10 मार्क्स रह गए। कई पेरेंट्स नहीं समझते इन चीजों को, तो उनको लगता है कि टाइम का वेस्टेज हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता। कि कुछ टाइम सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को देना चाहिए फ्री में, कि इतना साल है, इतने आराम से तैयारी करो। अगर एक एग्जाम नहीं हो रहा तो मल्टीपल एग्जाम है। आज के टाइम में थोड़ा पहले सिक्योर भी रहना चाहिए। हर कोई, जैसे दिनेश जी का भी था कि पहले यूपीपीसीएस में थे, कंपनी में भी अपना जॉब सिक्योर करके साथ तैयारी कर रहे थे, और उसके बाद डेनिप्स में हुआ, फिर चेंज होता रहा। सो धीरे धीरे एक बार अच्छी तैयारी हो जाए उसके बाद बढ़ता रहेगा, बट एक सिक्योर करने की शुरू में ट्राई करें सर। बिल्कुल, जैसे कि आपने पिछले साल अपनी लाइफ सिक्योर कर ली थी, उसके बाद दोबारा से एग्जाम, अब की बार भी आपके 652 रैंक आई, क्या लगता है कि बार दोबारा ट्राई करेंगे आप? तैयारी अभी तो सर्विस एलोकेशन होना बाकी है, तो आईआरएस इसमें मिल जाएगा, और देखते हैं 2 महीने बाद। अभी तो रिजल्ट आया थोड़ा इसी का। अच्छा, मतलब मेहनत करते रहेंगे हाँ जी, लाइफ। हाँ जी। आप आपसे एक सवाल रहेगा, जैसे कि बच्चे 10वीं में पढ़ते हैं, +2 में पढ़ते हैं, अच्छा करते हैं, तो बच्चों के ऊपर जो कई बार घर वाले प्रेशर बनाते हैं, तो सब वो प्रेशर बनाना कहाँ तक सही रहता है? बच्चे पे प्रेशर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? थोड़ा-सा बताएँ आप, क्योंकि आपने जो अपनी लाइफ है उसको सिक्योर कर लिया है। कई बार क्या देखते हैं, वीडियो देख लेते हैं लोग साहब, और उसके बाद बच्चों पे प्रेशर बनाते हैं, तो वो कितना का सही रहता है? नहीं, प्रेशर बनाना, जैसा आशीष ने बताया कि मतलब प्रेशर बनाने से नहीं हो सकता सक्सेस। अगर किसी का एटीट्यूड या एप्टीट्यूड उस एग्जाम के प्रति नहीं है, तो प्रेशर बनाने का उतना फायदा नहीं है। तो थोड़ा एक गाइड करना होता है, उन्हें डायरेक्शन देनी होती है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट उसमें है तो अपने आप ही वो अच्छा करेगा। फालतू में प्रेशर देने से उसका उस चीज को नेगेटिव ही इम्पैक्ट जाएगा। तो इससे कोशिश करें कि प्रेशर ना बनाए, एक अच्छी गाइड डायरेक्शन दे, बच्चों को बताए कि इसमें कैसे अच्छा करना है, एक पॉजिटिवली रीइंफोर्स करें। आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। आज के टाइम में कंपटीशन इतना अच्छा हो रहा है, ऑलरेडी वो बहुत प्रेशर में होता है, और अगर उस पर और प्रेशर दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसमें आपको सपोर्ट सिस्टम बनना है, ना कि प्रेशर। बिल्कुल, एक सवाल आपसे रहेगा, आज के टाइम में बच्चे सबसे ज़्यादा बात करूँ सोशल मीडिया पे बिताते हैं। इंस्टाग्राम लगा लीजिए, फेसबुक लगा लीजिए, तो उससे बच्चों का नुकसान कितना का होता है और आपने कितना यूज़ किया, आपने उसका कितना फ़ायदा उठाया? बच्चों को उससे फ़ायदा है या फिर नुकसान है? ये भी होती है, आजकल बात करें, बच्चों की कंप्लेन रहती है, घरवालों की सबसे ज़्यादा कंप्लेन रहती है कि हमारे बच्चे फ़ोन बहुत चलाते हैं सर, तो क्या लगता है? मैं अपना पर्सनल बता देता हूँ। इसके अंदर ये था कि जब 2-3 साल जब कोर तैयारी मैं कर रहा था, कोचिंग कर रहा था, तो मैं सोशल मीडिया नहीं चलाता था। मतलब 0, बिल्कुल 0% था। उसके बाद जब पिछले साल सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद बहुत सारे लोग जुड़ना भी चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो उसके थ्रू फिर सोशल मीडिया पे भी था। बट मेन जो कोर तैयारी में है वो टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू आप इतना कुछ सीखने को तो है ही नहीं। उसमें सीखने का जगह है तो हर इंस्टीट्यूट की अपनी वेबसाइट है, हर की टेस्ट सीरीज ऑनलाइन अवेलेबल है। सोशल मीडिया यूज मत करो, इंटरनेट का यूज करो। अगर जैसे टेस्ट देने हैं या क्लासेस करना है, ये सब चीजें करो। सोशल मीडिया का मतलब कोई यूज नहीं है। मतलब करना है तो अगर माइंड रिफ्रेश करना है तो थोड़ी देर यूट्यूब चला लो, या कुछ हिस्टोरिकल मूवी देख लो, वो भी एक एंटरटेनमेंट है, कुछ सीखोगे उसके अंदर। सो यही है कि सोशल मीडिया मिनिमम रखो। अगर आदत है तो आधी 1 घंटा रोज का, बस, इससे ऊपर नहीं। मतलब बिल्कुल, थोड़ा-सा अपना माता-पिता के बारे में बताएँ कि कैसे परिवार से आप बिलॉन्ग करते हैं? क्या आपके माता-पिता क्या करते हैं? सदरपुर गाँव से आपने बताया मैं बिलॉन्ग करता हूँ, तो थोड़ा-सा बताएँ। मेरा पूरा जीवन सदलपुर गांव में बीता है, और खेती हम करते रहे हैं पूरा। अभी भी खुद ही खेती करते हैं। पिताजी मेरे अभी ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर है, एबीआरसी पद पे है। पहले टीचिंग लाइन में भी थे, और मदर मेरी गृहिणी है। सो गांव में हम शुरू से गांव में रहे हैं, खुद ही खेती करते थे सारा, और गांव के स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई है। सो पूरा रूरल बैकग्राउंड ही रहा है, यहाँ के लोगों के बीच में रहे हैं, यहीं से उठ के हम आगे गए हैं। क्योंकि ये घूमते रहते हैं, आपके सिस्टर भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, पीछे उनसे मुलाकात हुई थी, और एक मतलब ऐसा होता है कि आपकी जॉब सिक्योर होगी तो बच्चे भी ऐसा लगते हैं, आपके सिस्टर भी है, उनको भी हौसला मिलता है कि किस तरीके से हम मेहनत करें। हाँ, सिस्टर की पढ़ाई देख के हमें भी हौसला मिलता है। कई बार ऐसा होता है, क्योंकि वो 12th बोर्ड के दोनों टॉपर थी, एक फर्स्ट टॉपर थी, एक थर्ड टॉपर थी। उसके बाद यूनिवर्सिटी टॉपर भी रही है, करंटली पीएचडी में भी उनका इनरोलमेंट हो रखा है। सो वो भी तैयारी करते हैं, तो पूरा परिवार में सारा अगर स्टडी का माहौल हो तो चीजें बहुत आसान हो जाती है।
ज्यादा टाइम आप स्पेंड कर सकते हो स्टडी में, इधर उधर की बातें ज्यादा नहीं होती, सिर्फ पढ़ाई का वो माहौल रहता है। बिल्कुल। आपसे भी एक सवाल रहेगा, आपके माता पिता, आप बता रहे हैं कि जैसे कि आप बीकानेर से बिलोंग करते हैं, तो आपके माता पिता क्या काम करते हैं और कैसे आपने संघर्ष किया? बताया जॉब के साथ मैंने या अपनी तैयारी की यूपीएससी की, तो थोड़ा सा बताएं आपके माता पिता क्या काम करते हैं और आपके गांव के अंदर कैसा माहौल था आपका पढ़ाई का? तो मैंने गांव से पढ़ाई स्टार्ट की थी, उसके बाद में मैं जोधपुर में हाई कोर्ट में, मेरे पिताजी लॉयर है तो वहाँ पर शिफ्ट हो गया था। तो और माताजी मेरे गृहिणी जो साथ में रहते थे। तो पिताजी राजस्थान हाई कोर्ट में वकील है और माताजी गृहिणी, और भाई है एक छोटा जो एलएलबी कर रहा है। तो एक शुरू से पापा ही अभी तक कंटिन्यूस लर्निंग मोड में रहते हैं। देखते हैं वो अभी तक पढ़ाई करते हैं, उनको और अपने काम में फील्ड में स्पेशलाइजेशन के लिए और पढ़ना पड़ता है। तो देख के हमेशा से मोटिवेशन मिलता था कि हाँ, अगर अभी इस उम्र में भी पिताजी पढ़ रहे हैं तो हम तो अभी जवान हैं, हम क्यों नहीं पढ़ सकते। तो बिल्कुल देख सकते हैं आपने किस तरीके से देखा कि कितनी मेहनत रहती है साहब, और गांव से बिलोंग करते हैं, बताया अपनी पढ़ाई भी गांव से की है, अभी भी इनके माता पिता खेती भी करते हैं और साथ साथ में अपना संघर्ष करते हैं और अपने बच्चों को किस मुकाम पर आज उन्होंने पहुंचा दिया। तो साहब अगर आप भी चाहते हैं ऐसा करना तो आपके बच्चों पे प्रेशर ना डालें साहब, उनको अपने मन से पढ़ाई करने दीजिए, जो फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में जाने दीजिए, किसी के पीछे देख के आप किसी से होड़ करके कभी मत कीजिए, ताकि आपका बच्चा कुछ कर सके, सक्सेस हो सके। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।